नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। तो भारत के डॉक्टर्स जो भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं, अब भारत के डॉक्टर्स पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में बहुत बड़ा, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन स्कैम सामने आया है और सीबीआई की जांच में ये खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आका हैं उनकी 60 गांठ में ये हज़ारों करोड़ों रुपयों का जो है स्कैम चलाया जा रहा था, जिसने सवालिया निशान लगाया है मेडिकल में अपने भविष्य का सपना सजोकर आगे पढ़ाई करने वाले उन बच्चों के लिए कि क्या उनको एक फेयर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो उपलब्ध हो पाता है। क्योंकि 40 से अधिक फर्जी जो अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको अप्रूवल दी गई, फर्जी अप्रूवल दी गई और 50-55 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की रिश्वत लेकर ये जो सरकारी अधिकारी थे, और इसमें शामिल है एक गॉडमैन भी। बहुत बड़े बड़े नाम इस स्कैम में सामने आए हैं, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि ये पूरा खुलासा क्या है, ये पूरा स्कैम क्या है। आइए कुछ पॉइंटर्स हम अपने दर्शकों के सामने रखें और कुछ सवाल भी कि भारत का ये मेडिकल एजुकेशन स्कैम क्या भारत के स्वास्थ्य महकमे पर एक सवालिया निशान लगाता है। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन घोटाला, सीबीआई ने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और ये नेटवर्क हम अपने दर्शकों को बता दें कि कहां कहां फैला हुआ था। ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ ये तार जो है इस पूरे नेटवर्क के फैले हुए थे। बहुत सारे खुलासे और भी हो सकते हैं कि इस नेटवर्क में सामने आए, लेकिन फिलहाल जो सीबीआई की एफआईआर कहती है वो यही कहती है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, इसकी मिलीभगत थी, इसकी जो जड़ें हैं, ये सीबीआई की जो है एफआईआर कहती है कि ये जो हज़ारों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, एक ऑर्गेनाइज करप्शन है, इसमें सरकारी महकमे के आला अधिकारी शामिल हैं। जड़ें जो हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में जमी हुई हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। फर्जी फैकल्टी, फर्जी निरीक्षण, फर्जी मरीज रिकॉर्ड दिखाकर मिल जाती थी आराम से 50-55 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे रिश्वत के, और फिर इनको मिल जाती थी जो सरकार की मान्यता, अप्रूवल मिल जाती थी। तो बड़ा सवाल ये है कि फर्जी डॉक्टर और महंगा हेल्थ केयर, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसकी ये स्थिति क्या बताती है। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे उन स्टूडेंट्स, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था और ये खिलवाड़ जो है उसके तार जुड़ रहे हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। हमारे साथ आज बहुत ही एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक के मंच पर सर आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिस स्कैम की बात रखी और आप इससे भली भांति अवगत भी हैं, ये खुलासा सीबीआई ने किया है, लेकिन ये सालों से गोरख धंधा चल रहा था। सबसे पहले तो इस स्कैम को आप कैसे देखते हैं? भारत के, जब हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, उसके बैकड्रॉप में आप इस स्कैम को कैसे देखते हैं? भारत के डॉक्टर, उन पर फर्जीवाड़ा में शामिल होकर निकलने का जो है एक बड़ा सवाल निशान लग चुका है। और बल्कि मैं इस विषय पर जब मैं सर्वे कर रही थी और कुछ सर्च कर रही थी, तो बहुत सारे ट्वीट और पोस्ट ऐसे निकल कर आए जिसने पूरे के पूरे जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उस पर सवाल निशान लगाया। बल्कि ये बार बार सामने आ रहा था कि डोंट ट्रस्ट इंडियन डॉक्टर, कि आप भारत के डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो फर्जी सिस्टम से निकल कर आए हैं या फिर जो है वाकई में उनमें टैलेंट है, या फिर उन्होंने जो है एक गंभीर पढ़ाई करके ही मेडिकल लाइसेंस जो है वो हासिल किया है। संजय सर जी देखिए, ये तो कहना थोड़ा ज़्यादा होगा कि भारतीय डॉक्टर पे आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप इंग्लैंड की एनएचएस देखें, नेशनल हेल्थ स्कीम, तो वो भारतीय डॉक्टर्स के बलबूते पे चल रही है।
जी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि भारत की जैसे और सेक्टर्स की हालत है, वही हमारे मेडिकल प्रोफेशन की है, और वो कुछ और ज़्यादा खराब है। जैसे कि जो डॉक्टर्स सरकारी क्षेत्र की शिक्षा से आ रहे हैं, जो बहुत सस्ती है, जैसे कि आप मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर आप एम्स में डीएम कर रहे हैं, हुँ। डॉक्टरेट लेवल का, आप अगर मेडिकल मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ 1,000 फीस है 1 साल की। जी। और अगर आप यही डीएम रेडियोलॉजी में किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो ये 4.5 या 5 करोड़ का डीएम है। आप अंतर देखिए, 1,000 और 4.5 और 5.5 करोड़, 1,000 रुपया, और दूसरी तरफ 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए का। जी। ये जो अंतर है, ये अंतर अपने आप में बेईमानी के लिए बहुत सारे स्कोप खड़े करता है। पहली बात, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना महंगा होता है, जी। तो जैसे तैसे लोग उसमें कोशिश करते हैं कि मैनेज कर सकें। पहली बात तो उसमें एंट्री की, जैसे आपने पिछले दिनों में नीट के घोटाले के बारे में भी देश भर में सुना होगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, लाखों लाखों बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। जी। तो मेडिकल प्रोफेशन बहुत हाई रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बन गया है। हालांकि एक बड़ी आश्चर्य की बात है, शायद दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा। एक तरफ तो देश में डॉक्टर्स की कमी है, बहुत भारी कमी है। दूसरी तरफ एमबीबीएस डॉक्टर्स बेरोजगार भी हिंदुस्तान में मिलते हैं। जी। ये भी एक स्थिति है। जी। तो आपको हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है देश की, उसको जब आप समग्रता में देखेंगे, आप आप कंप्लीट सेंस में देखेंगे, तो वहाँ क्राइसिस, एक बिल्टअप क्राइसिस है। बिल्टअप क्राइसिस ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है, देखिए ये आज सीबीआई ने पकड़ा है, जी। लेकिन हम लोग ऐसी, आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको 20-30 साल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहेगा जहां पे इस तरह की बातें सामने आती रही। हुँ। जी। लेकिन आश्चर्य की बात, मेरी जानकारी में, शायद आपकी में भी ना हो, मेरी जानकारी में मैंने कभी किसी यूनिवर्सिटी के हेड का, चांसलर का कन्विक्शन नहीं सुना। हुँ। शोर मचता है, जी। और शोर होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है हमें नहीं पता लगता। लेकिन इससे ये पता लग रहा है हुँ। कि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि हमारी मेडिकल एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी। उसका परिणाम ये होता है कि जब मेडिकल एजुकेशन महंगी होगी, तो सीधा-सीधा पेशेंट इसके इसके उसमें दायरे में आएँगे, और पेशेंट को नुकसान होगा। जी। आपने बहुत बार सुना होगा, और बहुत सारी हम लोग पत्रकार लोग, खबरें भी छपती रहती हैं हुँ। हुँ। कि पता किसी आदमी को सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं थी और उसकी सर्जरी हो गई। जी। हम हार्ट के मामले में सुनते रहते हैं, जो जाएगा उसको स्टेंट लगा देंगे। वो हुँ। इतना स्कोप नहीं छोड़ते कि वो अपना किसी से चर्चा कर सके। जी। मेडिकल, इस पे विवादास्पद बातें भी आती रहती हैं, लेकिन चलिए हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि उस बात को कहने से अविश्वास फैलेगा लोगों में कि हुँ। डॉक्टर पे भरोसा करें ना करें, अल्टीमेटली आपको एक विशेषज्ञ पे तो भरोसा करना पड़ेगा ही, और वो जी। डॉक्टर ही, उसकी ट्रेनिंग की बात है। हुँ। अब आप हुँ। देखिए कि मेडिकल एजुकेशन अपने आप में कितनी महंगी है। पहली जी। बात महंगी है, दूसरी बार वो जो उसकी ट्रेनिंग है, हुँ। वो हुँ। भी बहुत महंगी है। जी। और दूसरी तरफ ये है कि वो बिल्कुल अपर्याप्त है। आज आज हमारी मेडिकल एजुकेशन में आप पता कर लीजिए, मेरी हुँ। आज ही बात हो रही थी किसी से, हुँ। हुँ। एम्स जैसी जगह पे आज भी डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर रहने के अलावा, वो उनको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल में उसके क्या, किस तरह से यूज़ है, इसके बारे में कुछ नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता, वर्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं पता, जो मेडिकल प्रोफेशन की ज़रूरतें बन चुके हैं। अब जी। देखिए 5G के बाद, आपने शायद सुना होगा, 5G के बाद ये संभव है कि अमेरिका से बैठा डॉक्टर जयपुर की किसी टेबल पर सर्जरी को कंडक्ट कर सकता है और गाइड कर सकता है। जी। तो जी। कितनी आगे बढ़ रही है। और हुँ। दूसरी तरफ एआई का प्रेशर आ रहा है, जब मेडिकल प्रोफेशन की बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है इर्रेलेवेंट बन जाए, क्योंकि हुँ। जो उनकी आपको पहचान करनी है बीमारी की, वो जी। एआई के मॉडल्स काफ़ी अच्छी कर देते हैं, हुँ। हुँ। करने लगे हैं। मुझे नहीं पता सभी जगह कर पा रहे हैं, लेकिन जी। एक अच्छे शुरुआती संकेत आ रहे हैं। जी। एक जी। और कॉन्फ्लिक्ट हमारे हिंदुस्तान के जो उसमें है, जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एज सच, हुँ। उसको जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है देश की तरफ से, वो पर्याप्त नहीं है। हुँ। और जो जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, उसका ढांचा बहुत कमजोर है। हुँ। प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसका ढांचा बहुत कमजोर है, उसमें कोई पढ़ने नहीं जाता। आप हुँ। जब पूरी तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में, जिसमें मुझे लगता है हेल्थ इज हुँ। ऑलमोस्ट क्लोज टू, जब भी कभी आएगा मामला, तो जी। राइट लाइफ की इंटरप्रिटेशन का पार्ट होगा, जिसका मतलब लगभग देश के नागरिक को सस्ती
अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल ये होगा। जैसे मैं राजस्थान में हूँ, तो राजस्थान में कुछ समय काफी समय से हुँ। जो हेल्थ केयर है वो फ्री कर दिया है लोगों को। जी, जी, पहले वो 25 लाख था, आज वो 10 लाख 5 लाख है, वो अलग अलग नंबर्स हैं। जी। लेकिन उस सारे माहौल में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में जिससे डॉक्टर्स के ऊपर जो दबाव है, हुँ, अ, जो सरकारी क्षेत्र के डॉक्टर हैं उनके ऊपर जो दबाव है संख्या को हैंडल करने का, हुँ। वो इतना बड़ा है कि उनका कम्युनिकेशन तक अपने आप में ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। और वो ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। कई बार आरोप लगते हैं कि डॉक्टर लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर रहे और वो लोग बिल्कुल। बुरा महसूस करते हैं। हुँ, तो हुँ। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी खामियां लगेंगी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ भारतीय डॉक्टर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में से हैं। बावजूद इसके हुँ। कि उनके एजुकेशन प्रोग्राम में रिसर्च का स्कोप घटता जा रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंट प्रेशर है उनके ऊपर। जी, जी। प्राइवेट सेक्टर भगवान मालिक है, उसको बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन स्कैम सामने आया है, लेकिन जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो नाम बड़े-बड़े, लेकिन गिरफ्तारी एक भी बड़े नाम की नहीं हो सकी है। कुछ वजह क्या हो सकती है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये सवालिया निशान जो है वो पूरी जांच पर भी खड़े करता है। लेकिन साथ ही साथ भारत के हेल्थ सिस्टम पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो मेडिकल स्टूडेंट्स के भविष्य पर है कि उनको क्या एक फेयर ग्राउंड अपने सपने को पूरा कर पाने के लिए मिल पा रहा है, और सरकार यहाँ पर अपनी जवाबदेही निभाती हुई दिख भी रही है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, आइए उनका फिर से कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर संजय, ऐसे में जिस कन्विक्शन की तरफ आपने इशारा किया था कि एक भी मामला ऐसा नहीं है जब हम जाने की कोई बड़ा अधिकारी अगर शामिल है और उसे दोषी पाया गया तो कहीं ना कहीं ऐसे घपलों में शामिल, ऐसे फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को थोड़ा सबक मिलता है या फिर कानून का डर उनमें पैदा होता है। अगर आप देखें तो इस मामले में भी कानून का डर कितना इन लोगों में देखने को मिला। ये कहा जा रहा है कि जब आपकी पहुंच बहुत बड़ी हो, बड़े बड़े लोगों के साथ हो या सत्ताधारी दल के साथ हो, तो फिर आप चाहे करोड़ों का स्कैम कर ले फिर भी आपकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। क्या इस मामले में ऐसा ही आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, हमारी जो व्यवस्था के बारे में प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं, जी। और आज से नहीं, वो बहुत साल से उठते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकारें कोई भी हों और मंत्री कोई भी हों, ये आरोप लगते रहेंगे। इसका कारण जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल एजुकेशन में इतना पैसा है। जी। अब आप सोचिए कि एक जो डॉक्टर बनता है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कैलकुलेट करें हम्म। तो एक जो एमबीबीएस करने में कम से कम 90 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ तक की फीस है। हम्म। और आपके 4.5 5.5 साल इस फीस के दौर में गुजर जाते हैं। इससे ऊपर उनका रहने का भी खर्चा है, बच्चों का हॉस्टल में रहने का खर्चा है, हम्म। और भी खर्चे होते हैं। 3 करोड़, 1.5 2 करोड़, 3 करोड़ की आपकी एमडी हो सकती है, 3-5 करोड़ तक की आपकी डीएम हो सकती है। हम्म। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे एमबीबीएस है, जी। उनमें तो जॉबलेसनेस भी है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस सारे, क्योंकि एमबीबीएस ऑलमोस्ट मार्केट में उनकी बहुत हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जी। तो उस हालत में आपको ये देखना होगा कि जब एक बच्चा 12-13 साल की ट्रेनिंग के बाद 10 करोड़ रुपए खर्च करके आ रहा है, तो क्या होगा? पहली बात तो पेशेंट पे मार पड़ेगी। दूसरी बात ये है, जो 10 करोड़ ले रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनके पास जितनी सीट है, उनके पास कितनी पैसे की ताकत है? जी। उनकी जो पैसे की ताकत है, और हिंदुस्तान के बारे में आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की स्टडीज ये बता चुकी हैं कि वो दुनिया में गैर बराबरी के लेवल पर, उस लेवल पे पहुंच गया है जैसा कि अंग्रेजों के समय था। जी। गैर बराबरी अपने आप में चरमराती व्यवस्था का संकेत होता है कि जब भी गैर बराबरी होगी तो जो न्याय मांग करता है, न्याय की मांग करता है, उसको दबाने के लिए जो जो अन्याय करते हैं उनके पास हमेशा स्कोप होता है। जी। जी। किसी भी तरह से उसको दबा सकते हैं। ऊपर से आपकी व्यवस्था में कमजोरियां, राजनीतिक व्यवस्था पक्षपाती गिनी जाती है। कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, कोर्ट में भी अभी हाल फिलहाल आपने कोर्ट्स में भी करप्शन के मामले सामने आने लगे हैं। जी। तो जब ऐसी व्यवस्था चरमराती होगी और जिसके पास पैसा होगा, जो कि मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के पास, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के पास हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना होगा कि इस केस में हुआ क्या।
आप जैसे मैं इसीलिए आपसे कह रहा था हम्म। कि आप ये देखें कि पिछले केसेस में कितने कन्विक्शन हुए हैं। जी। ये बातें हम तो जब से पत्रकारिता में रहे, जब से हम पब्लिक लाइफ में, हम सुनते आ रहे हैं पिछले 30-40 साल से। हम्म। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सुना कि कोई एक दो लोगों से ऊपर वो गाज किसी पे पड़ी, किसी बड़े आदमी का कभी कुछ बिगड़ा हो। जी। उस हालत में इस केस को देखना होगा कि इसको सीबीआई किस तैयारी से करती है, कितनी गंभीरता से कर रही है, और उनके ऊपर वो प्रभाव फिर से नहीं होंगे, क्योंकि सीबीआई का हम्म। एक्शन लेना अपने आप में दिखाता है कि व्यवस्था में गड़बड़ी के पूरे संकेत और कुछ ना कुछ प्रारंभिक सबूत तो उनके पास होंगे, नहीं तो वो बिल्कुल। आगे क्यों बढ़ते। तो बिल्कुल। ये तो है, लेकिन उसको वो वहां तक पहुंचा पाते हैं जैसा पहले नहीं हो पाया। हमेशा ये संदेह रहता है, क्योंकि इस फील्ड में इतना पैसा, आप देखिए हम्म। इतना ही नहीं, हमारे देश में और समस्याएं आती हैं। जी। हमारा जो दवाई का सेक्टर है, हिंदुस्तान का हम्म। दवाई का सेक्टर बहुत मजबूत है वो। हम्म। और दवाई का सेक्टर में जो कमीशनबाजी की बात चलती है, आपको कहा जाता है कि आपको जेनेरिक मेडिसिन लिखनी चाहिए। आज भी आपको डॉक्टर्स हम्म। ब्रांड लिखते हुए मिल जाएंगे। ये अपने आप में करप्शन है, जो लोगों की जो लोगों की जेब से जाता है। हम्म। फिर हम्म। इस सब हालात में आप देखेंगे तो पूरे सिस्टम में हर तरफ पैसे का इन्फ्लुएंस है। और उसका कारण ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, वो महंगी है। जी। तो जो बंदा उसमें काम करेगा वो हमेशा इसकी रिकवरी का तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा। आप सोचिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करेगा तो चाहेगा ना कि उसे कुछ तो मिले। जी। उसको साल में 2 करोड़ मिले, साल में हम्म। 20 लाख मिले, 40 लाख मिले, इतनी तो कोशिश करेगा, जी। जो आपको नॉर्मल प्रोसीजर से सारे लोगों को नहीं मिल सकता। हम्म। अगर जी। कुछ अच्छे ब्राइट डॉक्टर्स होंगे उनको मिलेगा। तो हम्म। ये पूरा इनबिल्ट है। मेरा मानना है कि जब तक सरकारी क्षेत्र में एजुकेशन, मेडिकल केयर को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये समस्याएं हमारे देश के सामने बनी रहेंगी। जी। तो ये फिर आप मानेंगे कि सरकारी पॉलिसी फेल्योर का ये नतीजा है कि हम इस तरह के स्कैम का जो है गवाह बन रहे हैं और इतने बड़े बड़े स्तर के जो है स्कैम सामने आए हैं। फिर मैं उस एक मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितना फेयर ग्राउंड मुझे मिल पाया है, क्योंकि अब तो ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि बड़े बड़े जो संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में अगर आपको दाखिला चाहिए तो उसके लिए आपको एक जनरल जो है एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एंट्रेंस टेस्ट इसीलिए शुरू किया गया ताकि इसका जो नतीजा है हम मन माफिक जो है सामने लाएं, और तब तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो छात्रों से भारी भरकम फीस वसूलना चाहती है वो उनकी भर्ती कर ले, और फिर जो कुछ छात्र बच जाए उनको सरकारी संस्थाओं में दाखिला मिले या फिर उनका भविष्य जो है वो अधर में लटका रहे। तो एक मेडिकल स्टूडेंट जो चाहता है कि वो सरकारी संस्था में ही जाए, उसको कम फीस भरनी पड़े, लेकिन क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट का नतीजा बहुत देर से या फिर सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बाद सामने आता है, तो फिर ये छात्र क्या करे, मेडिकल का ये छात्र क्या करे, किस तरीके से डॉक्टर बनने का सपना देखे? देखिए, आप देख ही रहे हैं भारत में जो मेडिकल प्रोफेशन इतना लुक्रेटिव है जी। कि भारत के बहुत सारे बच्चे चाइना में और CIS कंट्रीज में, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, रशिया में, जॉर्जिया में, अभी अजरबैजान। ईरान से कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया, क्योंकि वो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे सस्ती पढ़ाई हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जो यहाँ पे है तो लोग बाहर जाते हैं, जबकि हो सकता है हमारी एजुकेशन उनसे बेटर हो, जी। लेकिन क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन हमारी इतनी महंगी है कि उसके बदले में बच्चों को दूसरी तरफ जाना पड़ता है, फिर उन्हें आके दोबारा से यहाँ एक मेडिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। वो भी वो उनको दिक्कत होती है। लेकिन तो इस हालत में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपनी पूरा हेल्थ केयर सेक्टर को, देश के नीति निर्धारक ये तय नहीं करेंगे कि भाई हमें हेल्थ केयर में क्या देना है और उसकी जिम्मेदारी किसको उठानी है। आप देखिए कि आज हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में जो सरकारी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 48% है। 52% प्राइवेट सेक्टर के पास जा चुका है। जी। ये अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारा जो एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे है, वो सर्वेज बताते हैं 47% जो लोग हैं हमारे देश के, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर के लिए, जिसकी वजह से अगर वो 3 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाए, 5 दिन हॉस्पिटलाइज, तो वो गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। जी। इतना उसका इम्पैक्ट होता है, इतना महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ जो प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जैसे सर्जन की जरूरत है, फिजिशियन की जरूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, पीडियाट्रिशियन की जरूरत है। जी। 80% कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में 80% लोगों की कमी है इसमें।
हम्म। उसका प्रेशर क्या है इसमें, सीधा प्राइवेट पे जाएंगे लोग, प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट पे जो जा रहे हैं और वो प्राइवेट से पढ़ के आ रहे हैं, हम्म। वो आपको उस हालत में मरीज कम से कम आर्थिक रूप से तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो जी। ये जो पॉलिसी गैप है, जी। सरकार को और पक्ष विपक्ष को मिलके जी। इस पे एक सहमति बना के हेल्थ केयर के बारे में एक जी। रास्ता बनाना चाहिए। देखिए आप सोचिए कि जब कोविड आया तो हम्म। कोविड अध्ययन से पता लगा कि जहाँ सरकारी क्षेत्र का हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा था, वहां वो लोगों को बचाने में ज्यादा सफल हुए थे बजाय हम्म। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सेसिवली चार्ज करता है, लोगों को नहीं लेता। जी। मैं अपने पिताजी का उदाहरण जानता हूँ, जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया, हम्म। बिल्कुल इस हालत में, और वो 100 ईयर्स पे हैं। हम्म। उनको देने से मना कर दिया क्योंकि वो उनको लगता था एक एमपी, फॉर्मर एमपी से तो हम चार्ज नहीं कर सकते, सीजीएचएस का है तो हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने वो सीट देने से मना कर दिया, उनको बेड देने से मना कर दिया। जी। ऐसी स्थिति प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स की हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं, पॉलिसी एनालिस्ट, और भारत में हेल्थ केयर की पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है हज़ारों करोड़ों का, और भारत के तमाम जो राज्य हैं इसमें फैला हुआ इनका नेटवर्क है, बड़े बड़े नाम शामिल है। लेकिन अगर किसी बड़े नाम की गिरफ्तारी की बात की जाए तो वो नदारद है इतने समय के बाद भी, और ये खबर पूरे जो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है भारत के, उनसे नदारद भी दिखती है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर संजय सर, मैं आपके सामने ये रखती हूँ और अपने दर्शकों के सामने भी रखती हूँ, लेकिन क्योंकि हम हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भारत में जो है वो कितनी दयनीय स्थिति में, मैं प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें तो दो बहुत ही गंभीर बातें हैं। एक तो आपका जो इलाज कर रहा डॉक्टर है या फिर एक्सपर्ट्स है वो फर्जी हो सकता है, और दूसरा हेल्थ केयर इतना महंगा है कि आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, उस सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो आप गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है प्राइवेट सेक्टर की, और सरकार क्या इससे अनजान बनी रह सकती है कि हम ये जो है जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं निभा सकते हैं अपने नागरिकों की सेहत के सुरक्षा के प्रति? ये इस एंगल से आप क्या कहेंगे? ये देखो, मैं लोग मेरे को शायद और गलत माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप संविधान की व्याख्या करेंगे और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, एनवायरनमेंट और इन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी के बारे में सोचें, तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। हमारे संविधान में इस बात के संकेत हैं कि ये जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकार को एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकी जिम्मेदारी का हमने प्रयोग करके देख लिया। हमारे पास शॉर्टेज थी, हमने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दे रहे हैं कुछ, लेकिन उसके नाम पे जो और दे रहे हैं वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। आप जैसे कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर में कैंसर के मामले में जब देश में कोई भी काम नहीं करता था, तब टाटा जो कैंसर टाटा रिसर्च ने काम किया, बहुत अच्छा है। और भी कुछ जो डॉक्टर्स ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस बने हैं, देवी शेट्टी वगैरह, ये अच्छे प्रयोग हैं, शंकरा है, अच्छे प्रयोग हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ खराब है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, उनका प्रोसेस फास्ट होता है, वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं, वो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि हम जो मेडिकल टूरिज्म कर सकें तो हम विदेश से सस्ते में यहाँ कर पाएँ, वो कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है जी। देखिए, इसका मतलब उन 4 अच्छी कहानियों की वजह से ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी परेशानी है, और मेरा मानना ये है, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में प्राइमरी हेल्थ केयर छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। हमने कहीं दुनिया में प्रयोग सफल नहीं देखा, सुना कि प्राइवेट सेक्टर आपकी हेल्थ केयर करे, क्योंकि ये पॉलिसी को एक तरह से टिल्ट कर देता है किसी और तरफ। तो सवाल उठता है कि होना क्या चाहिए। अब देखिए, हमारे देश में अभी हम एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ, बढ़ने की तरफ कदम रख रहे हैं, और हमारी ऐसी आकांक्षा है कि हम 47 तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में बने जी। और दूसरी तरफ स्टडीज ये बता रही हैं कि हमारे जो लोग हैं, भारतीय जो युवा है, वो एम्प्लॉयबल नहीं है हेल्थ की कंडीशन की वजह से। आपने शायद ये भी सर्वे पढ़ा होगा कि भारत का जो युवा है 50% के आसपास इसलिए एम्प्लॉयबल नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है। अब आप देखिए कितनी दूर का, पहली बात तो इतना युवा हमारे देश में, उसमें से पढ़े लिखों में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट में से फिर जो हमारे
लोग काम करने वाले हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। जी। हेल्दी का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से स्टेबल हैं, आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आपका दिल दिमाग सही चलता है, हम्म। आपके सोशल रिलेशन। देखिए, हेल्थ को थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। हेल्थ का मतलब ये है वो व्यक्ति जो खुद खुश रहता हो और दूसरों के माहौल में भी खुशी पैदा करता है। अगर आप बहुत छोटी सी व्याख्या करने की कोशिश करें जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी सोशल रिलेशंस हैं, जी। आपकी आपकी हेल्थ, बॉडी है सच, जो आपकी अपनी बॉडी कैरी कर रहे हैं, सबकी हेल्थ है। हम्म। उस हालात में अगर आपका समाज गैर बराबरी के इस दौर में होगा जिस दौर में आज हम हैं, तो हम्म। हम हेल्दी नहीं बना सकते। तो अब जब हम आगे का विकास का रास्ता अपना तय करेंगे तो आप मान के चलिए हमें देखना पड़ेगा कि जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, क्वालिटी जी। जॉब्स। जी। तो हेल्थ सेक्टर, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन हिंदुस्तान के वो सेक्टर हैं हम्म। जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे जो भी, उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम्म। हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई रोड बनाने से, बिल्डिंग वाले से डेवलपमेंट होता है। जी। वो वर्ल्ड जी। वॉर टू का इकोनॉमिक मॉडल था। हम्म। लेकिन उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज उसको चलाने के लिए चाहिए हम्म। वो हेल्दी और एजुकेटेड नहीं होंगे। हम्म। तो हमारी जो देश की हम जो सपना देख रहे हैं दुनिया में सबसे बड़े होने का, हम्म। उसमें उसको बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे उसके सामने। जी। और कोई देश अस्वस्थ लोगों के साथ दुनिया में, आप अस्वस्थ फौजी क्या किसी से लड़ पाएगा? हम्म। हमारे देश के लोग अस्वस्थ हैं और हम्म। वो लड़ पाएगा, तो हमें ध्यान देना होगा। तो एक और बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, कम्युनिटी मेडिसिन बोलते हैं इसको, जी। मतलब बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हम्म। तो होना ही चाहिए कि आपका लगभग हर स्कूल से जुड़ा हुआ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक अपैरेटस होना चाहिए, एक एक ढांचा होना चाहिए जी। जहाँ आपका न्यूट्रिशन, आपका ये सब चीज़ें वहीं से मॉनिटर होनी चाहिए। क्योंकि एक हम्म। अच्छी बात तो ये है, राइट टू फूड के बाद, मिड डे मील के बाद हमारे देश में शुरुआती दौर में एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन बहुत हाई हो गया है। ये बड़ी जी। अच्छी डेवलपमेंट रही है पिछले 20-30 साल में। जी। तो अब हमें क्या करना है कि उसी स्कूल को सेंटर बना के हम्म। हमें न्यूट्रिशन के मामले में अब हमें पेट भरने से आगे बढ़ के पहले तो व्याख्या करनी पड़ेगी। हम्म। राइट टू फूड नहीं, राइट टू न्यूट्रिशन होना चाहिए, जी। उसकी जी। तरफ बढ़नी चाहिए। और हम्म। जब हम स्वस्थ लोगों को बनाएंगे तो हम तो दुनिया भर की मैन पावर सप्लायर हैं। पूरी हम्म। दुनिया में मैन पावर की कमी पड़ रही है, हमारे पास युवा है और ये हमारे पास विंडो 10-12 साल की है। इससे बिल्कुल। आगे बूढ़े लोगों की ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो हम्म। हमारे पास जो विंडो है उसको इस्तेमाल करके हमें स्वस्थ लोगों को, एजुकेटेड लोगों को तैयार करके अगर हम काम करेंगे, हम्म। जिसमें आज हेल्थ केयर की कमी आप हम दिखा रहे हैं, अगर ऐसी रही तो हम्म। बुरी तरह हमारी हमारे इस आकांक्षा को धक्का लगेगा। किस तरह से प्राइवेट हाथों में हेल्थ केयर सौंप कर कहीं ना कहीं भारत की सरकारों ने गलती की है और इस गलती में बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। डॉक्टर संजय, फिर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप पॉलिसी को लेकर आपका गहरा अध्ययन है। हेल्थ केयर में आप कह रहे हैं कि स्कूलों से ही शुरू करनी चाहिए, लेकिन जब ये मिनिस्ट्री से संचालित होने वाला स्कैम सामने आ जाता है तो फिर वो सवाल तो वहीं पे खड़ा है कि अभी हमें 40 का पता है, हो सकता है कि इसमें सैकड़ों शामिल हो ऐसे अस्पताल जहां पर मरीज जो है वो राम भरोसे एक फर्जी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है, वो भी अच्छी खासी रकम देकर। ये सवाल वहीं पर है। हम बेशक कितने भी फर्जीवाड़े, कितने भी पॉलिसी में अपग्रेडेशन लाते रहें, उसमें सुधार लाते रहें, लेकिन जहाँ पर भ्रष्टाचार है उस सवाल को कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है या फिर समाधान ढूंढा जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार को हम नैतिक रूप से ही ज्यादा देखते हैं हमारे देश में, और वो एक हद तक सही भी है, लेकिन वो संपूर्ण पिक्चर नहीं है। जी। भ्रष्टाचार पनपने का हमेशा स्कोप तब होता है जब किसी समाज में शॉर्टेज ऑफ सर्विस हो। जैसे जी। मान लो आज मुझे मेडिकल हेल्थ केयर चाहिए, क्वालिटी मेडिकल हेल्थ केयर अगर शॉर्ट है, हम्म। उसको भरने के लिए कोई ना कोई नकली चीज पैदा होगी। जैसे आपने सुना होगा कि जिस मौसम में खोआ नहीं मिल रहा उस टाइम नकली खोआ आने लग जाता है। शादी बारात के टाइम पे जी। डिमांड जी। बहुत बढ़ जाती है सब्जियों की, इनकी चीज। तो पता लगा कि हम्म। वो इंजेक्शन लगा के सब्जियां आपके सामने आ रही हैं। तो शॉर्टेज अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का दो दो बातें भ्रष्टाचार पनपने का मुख्य आधार होती हैं। हम्म। एक शॉर्टेज, और दूसरी ये है, और वो शॉर्टेज से भी बड़ी चीज है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है कि जैसे इनइक्वालिटी होगी हम्म। तो क्या होगा कि जैसे अगर हमें पैसा एलोकेट करना है मेडिकल केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हम्म। हम उसको खर्च कर देंगे कोई बिल्डिंग बनाने पे।
जी। हम उसको कर देंगे अच्छे अच्छे नेताओं के लिए हवाई जहाज खरीदने पे। हम्म। ये एक तरह का इनइक्वालिटी की वजह से भ्रष्टाचार है। इक्वालिटी से होता क्या है कि जब मैं और आप, चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली हूं और आप एक आम नागरिक हैं, जब आप मेरे पे प्रश्न करने के लिए आप खुले हैं, हम्म। आप पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, जी। तो मुझे इस बात की चिंता होगी कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अभी हम इसे सिर्फ नैतिक सवाल मानते हैं, हम्म। लेकिन होगा ये कि जब इक्वालिटी होती है तो आपकी मेरी आवाज में दम होता है। हम्म। और इसको सुधारने का तरीका भी ये है कि जी। हम नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत करें, सिविल सोसाइटी को मजबूत करें। हम्म। और सिविल सोसाइटी के लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान, हमारे देश में हर बात पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं लोग। हम्म। माना पॉलिटिक्स एक व्यापक रूप से ठीक है कि हम्म। आप पॉलिटिक्स पे नजर रखें, लेकिन आप अपने आसपास के हॉस्पिटल, अपनी सड़क, अपनी म्यूनिसपैलिटी, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाएं हम्म। और वहां आप उन लोगों के मन में एक तरह से जवाबदेही पैदा करने की कोशिश करें, जी। नागरिक। जी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये सब सांठगांठ ऊपर तक हो सकती है, तो हम्म। वो नागरिक घबरा जाता है। पता लगा कि आप अपने बगल के किसी हॉस्पिटल को छेड़ने गए, हम्म। नेहा शुक्ला जी, और वहां से पुलिस का नोटिस आ गया, क्योंकि बिल्कुल। पता लगा उसको तो कोई मंत्री जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको तो हम्म। कोई आईएएस प्रोटेक्ट कर रहा है। जी। तो इस तंत्र को तोड़ने का तरीका है, हमें सिविल सोसाइटी जो इशू टू इशू खड़ी हो हम्म। वो होनी चाहिए, और हमें इक्वालिटी को अपना राष्ट्र धर्म मानना चाहिए। अभी जी। हमारी समस्या ये है कि हम बहुत ही इनइक्वल सोसाइटी रही हैं, और हम्म। पहले तो सामाजिक रूप से इनइक्वालिटी की बात थी, अब वो सामाजिक से भी ज़्यादा व्यापक हम्म। आर्थिक इनइक्वालिटी हो गई है। जी। तो आर्थिक इक्वालिटी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो आपके लक्ष्यों को आपसे पूरी तरह भटका सकती है। और जी। जो हम हमारा सपना है दुनिया में आगे जाने का, अगर हम्म। इनइक्वालिटी इस लेवल पर रही, तो हमें हमें मुझे शंका है कि हम वो सब प्राप्त कर सकेंगे जैसा हम सोचते हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर संजय, क्योंकि भारत जो है दुनिया भर में अगर हम इसके सर्विसेज की बात किए तो वी आर द वर्ल्ड्स सबसे बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं हम। और ऐसे में अगर हम हेल्थ केयर से जुड़ी स्कैम को देख पा रहे हैं, फर्जी अस्पताल को देख पा रहे हैं, तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर वाला जो हमारा रोल है उसमें भी एक बड़ी सेंध लग चुकी है। और सरकार इससे अनजान अगर बनी रहती है तो अपनी इकोनॉमी को पुश करने का जो दावा कर रही है, ये तो महज दिखावा है जनता के सामने। बल्कि सच्चाई ये है कि वो शायद ही हम कर पाए। हम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी कुछ समय में, कुछ सालों में हमसे छिन जाएगा और उसकी जगह हो सकता है चीन ले ले या फिर वियतनाम ले ले। जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो जिस तरह की हमारी व्यवस्था है, जी। उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ बड़े बड़े 5 7 10 हेल्थ केयर में नाम हैं, उनकी प्रतिष्ठा आज भी है जी। और दुनिया भर में। बाकी लोग उस नाम पे जो काम करते हैं, जैसे ही किसी का एक्सपीरियंस होगा, हम्म। किसी विदेशी का, कि हमारे साथ चीटिंग हुई है या जी। हमसे ओवरचार्जिंग हुई है, हम्म। उसके बाद वो जो रेपुटेशन, वो इट ट्रेवल्स बाय माउथ, अगर वो ऐसी जाएगी तो हम्म। हमारे यहाँ लोग नहीं आएंगे और इसका इसका फर्क पड़ने लगेगा। तो जी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने जो बेसिक, इनको इनको हम साफ सुथरा रखें, इस पे काम करें। लेकिन उसको कोई एक अकेली सीबीआई, एक अकेली ईडी या एक अकेले कोई मंत्री जी, उनकी बस की बात नहीं है। सवाल उठता है क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज्ड ये पैसे का मामला है जी। कि इसमें बिल्कुल। तरह तरह के स्टेक होल्डर्स पैदा हो जाते हैं, हम्म। और उस सिस्टम को क्रैक करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास एक मौका है हम्म। कि हमारी जो देश की व्यवस्था को हम कैसे चलाएं, इस पे एक फिर से चर्चा हो, हम्म। फिर से एक नई बहस हो, और फिर उसके मॉडल्स क्रिएट हों। हम तो नेहा जी इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, जस्टिस डिलीवरी एंड हैप्पीनेस डिविडेंड पे काम कर रहे हैं। मैं अलग से एक मिशन में ला के काम कर रहा हूँ, जी। जिसके हम एजुकेशन वाले फ्रंट पे तो हम काम करना शुरू कर चुके हैं, और उसका प्रयोग हम पंजाब में ही कर रहे हैं। जी। और हम जो कहते हैं उसमें हमारा ये है कि हम ये कहते हैं कि विजडम डेवलप करना फाइनल आउटकम है, और एजुकेशन का मतलब होना चाहिए कि नेवर फेलियर, मतलब ऑल फेलियर्स अल्टीमेटली लीड टू बिकमिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सम अदर सक्सेस। जी। उस तरह की ट्रेनिंग हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को देके पंजाब के एक सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं। हमारा पायलट प्रोजेक्ट अभी 20-25 घंटे का और बचा है, उसके बाद हम सब लोगों के पास अपने आउटकम्स को लेके जाएंगे। जी। तो हम तो प्राइवेट में रह के कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे मॉडल्स बनाएं, जब बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है सरकारें उन पर विचार करें। इसी तरह हमारा हेल्थ केयर में कुछ कहने का है कि क्या करना चाहिए, पर जी। वो अब देखिए, सरकारों की सोच पार्टी के फंड उगाने से
पॉलिटिकल पार्टीज को हम्म, फंड चाहिए, तो जी। हमें इलेक्शन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो हम्म, जो क्राइसिस है हमारी व्यवस्था में वो बहुत गंभीर है और वो एक से एक तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो आप मेडिकल एजुकेशन में थोड़ा बहुत कुछ कॉस्मेटिक चेंज कुछ टाइम के लिए होगा, हम्म, फिर घूम के वो वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये मनी। कि सिस्टम पैरालिसिस की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान भारत में एक सिस्टम पैरालिसिस की सिचुएशन बनी हुई है, और अगर इसे ठीक करने की कोशिश भी की जाए तो अभी से लेकर 15 साल कहीं नहीं जाते हैं, इतना समय तो लगेगा। एक छोटी जी जी टिप्पणी। जी। जी, मुझे लगता है इसका टाइम, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का इरादा नहीं है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों में वो दर्शन नहीं है, वो हम्म, विजन नहीं है कि सच में ये सिस्टम कैसे पूरा हो। हम ना अपने आप को सेल्फ सर्वाइवल मोड में काम कर रहे हैं, लोग राजनीतिज्ञ हैं, जी। थिंकर्स हैं, हम्म, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम्म, ये सब लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कर जाएं, व्यवस्था अपने आप चलती रहेगी, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। कि सच्चाई आपसे ये ही है कि व्यवस्था है। जी। जी, जी। 5 साल बहुत होते हैं किसी को टाइम देके, हम्म, उन्हें उनको व्यवस्था में आना चाहिए। बिल्कुल। 5 साल बाद ना रहे तो क्या हो गया? बेसिकली उनको तो लाया गया इसके लिए कि आप कुछ अगले इन 5 साल में ऐसा कुछ करो कि हम हम्म, 15 साल आगे खड़े हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उसके करना चाहूँगी। लिए जी। जी, आप अपनी बात पूरी करें, अगर कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचाएं। जी। इसके लिए एक सोच की ज़रूरत है, हम्म, और उस सोच से जुड़ने वाले लोगों की ज़रूरत है, हम्म, जो हमारे अलग-अलग क्षेत्र में लोग इस मामले में काम कर रहे हैं, हम्म, लेकिन उस शक्ति के रूप में उभर के नहीं आ पा रहे कि वो हमारी व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर सकें। क्योंकि देखिए, वोटर हमारे देश में जाति, धर्म इन सब नामों पे वोट डालता है, हम्म, जो जो पॉलिसी मेकर के हाथ में नहीं है। मान लो मैं जाति के लिए ये वोट भी डाल दूं, मैं कहूँ जी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हम्म, ब्राह्मण को वोट डाल देता हूँ, हम्म, लेकिन क्या ब्राह्मण सरकार में बैठ के मुझे कोई रिजर्वेशन दे देगा क्या? तो हम ना कुछ ऐसी पहचानों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, या जैसे हिंदू मुसलमान पे हम लड़ रहे हैं। जी। तो जी। क्या हम अगर 1000 साल पहले किसने कुछ कुछ गलत कर दिया तो हम्म, उसको रिवर्स कर देंगे? क्या हम अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर दें उसके लिए? तो हमें सोचना होगा कि हम सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं, और हम्म, सरकार से जवाबदेही पैदा करें। जी। नागरिकों को अलर्ट होना होगा, और थोड़ा कष्ट भी पाना होगा। देश ऐसे ही नहीं बन जाता है, बिना कष्ट के कुछ नहीं बनता। देश ऐसे ही आप आराम से सो जाएं, हम्म, सोच रहे हैं कि अपने आप हो जाएगी, शोर मचा लो, हम्म, फेसबुक पे लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया और उससे कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जमीन पे उतर के देखना पड़ेगा, ये आपका देश है, हम्म, कि आप चीज जी। व्यवस्थाएं चलती हैं या नहीं चलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब सिस्टम पैरालिसिस की स्थिति हो तो फिर उस देश के नागरिक को क्या करना चाहिए? खुद के सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर समाज के सर्वाइवल की सोचनी चाहिए? 146 करोड़ की भारत की आबादी, लेकिन हर सेक्टर में एक संगठित भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन मामलों में जो दोषी है, कन्विक्शन है, इसकी अगर दर की बात करें तो वो भी चिंताजनक है। आरक्षण को कोसा जाता है जब बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं मिल पाता, लेकिन फिर सामने आ जाता है इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस का फर्जीवाड़ा और इसमें मिले हुए सरकारी अधिकारी। तो जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी, सिस्टम का फेल्योर, सिस्टम पैरालिसिस की स्थिति सामने आती ही रहेगी। भारत के सरकार के जो प्रमुख चेहरे हैं उनको सोचना होगा कि वो किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं। उनकी जवाबदेही से उनका बचना जो है ये एक स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकता है। आप फीडबैक भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।